हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स, जो कि हमने पिछली वीडियो में कवर्ड किया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस। तो आज उसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। मींस आज जो स्टार्ट करेंगे हम लोग स्पीड से स्टार्ट करेंगे। स्पीड के बारे में जानेंगे, वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वेलोसिटी के जो भी वेराइटीज हैं उनके बारे में जानेंगे। वेराइटीज से मेरा मतलब ये है कि अभी वेलोसिटी में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और फिर हम लोग जानेंगे डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ जो भी अभी तक मैंने यहाँ पे कहा बस इतना ही कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्पीड के बारे में। किसके बारे में जानेंगे भाई साहब? स्पीड के बारे में जानेंगे कि स्पीड होता क्या है। स्पीड होता क्या है? द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन गिवन टाइम और विद टाइम, ठीक है। ये ज़्यादा सही है अगर इसको हम लिखें विद टाइम, डिस्टेंस विद टाइम। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास कोई बॉडी है। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी, देन द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज, देन द स्पीड v ऑफ मूविंग बॉडी इज क्या हो जाएगा भाई साहब? v इक्वल टू एस अपान टी, v इक्वल टू एस अपान टी। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट्स क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम नेक्स्ट इसकी पॉइंट की बात करें यहाँ पे यूनिट की, यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा भाई? डिस्टेंस का जो यूनिट होगा मीटर होगा, टाइम का क्या होगा? सेकेंड होगा, मीटर पर सेकेंड। या हम इसको लिख सकते हैं और मीटर सेकेंड इनवर्स। अब मीटर सेकेंड इनवर्स लिखने का मतलब ये है कि जो भी ड्राइव्ड यूनिट होती है उनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में ना लिख करके किस फॉर्म में लिखते हैं? एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पर। मीन्स इस तरह से इनवर्स वगैरह करके, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट्स भी हो गई। अगर सीजीएस में बात किया जाए भाई साहब, सीजीएस में क्या हो जाएगी यूनिट? अगर हम सीजीएस में बात करें, सीजीएस में यूनिट क्या होगी? तो मीटर जो आपका सेंटीमीटर बन जाएगा और सेकंड आपका सेकंड ही रहेगा। अब ये सीजीएस वगैरह क्या है भाई? जैसे हम जानते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इनको 3 पार्ट में डिवाइड मीन कैटेगराइज किया गया है। तो एक आपका होता है एमकेएस, दूसरा सीजीएस, तीसरा एफपीएस। एमकेएस मीन्स एम फार हो गया मीटर, के फार हो गया किलोग्राम, एस फार सेकेंड, सी फार सेंटीमीटर, जी फार ग्राम, एस फार सेकेंड, एफ फार फुट, पी फार पाउंड, एस फार सेकेंड। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं लेंथ और मास के लिए जो यूनिट्स हैं वो वेरी कर रहे हैं, मीन्स उनकी जो यूनिट्स है वो चेंज हो रही हैं, जबकि टाइम के लिए जो यूनिट है सेकेंड वो क्या है? सेम है। तो जब हमने यहाँ पे यूनिट ऑफ स्पीड एमकेएस में लिखा तो मीटर सेकेंड इनवर्स, सीजीएस में करेंगे तो मीटर जो है आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर, सीजीएस मीन सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो सी मीन सेंटीमीटर, सेकेंड सेम ही रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका स्पीड का पूरा ये डिफिनेशन हो गया प्रॉपर। यहाँ पे फार्मूला बन रहा है, ये जो है स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट यहाँ पे दिया गया है, मीन्स मीटर सेकेंड इनवर्स इन सीजीएस, सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। चलिए बच्चों, ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया भाई साहब, मिटा दें, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ पे यूनिफॉर्म नेम से ही समझ में आ रहा होगा, एक समान, एक समान,
क्या भाई, यूनिफॉर्म मीन्स एक समान। अब एक समान चाल किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? एक समान चाल किसे कहेंगे? तो यहां पे लिखेंगे इफ एनी, इफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, if any moving object covered equal distance, equal distance in equal time interval, time interval, अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्ड करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है, तो इस तरह के मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे भाई साहब? यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे तो यहां पे लिख लेंगे देन द ऑब्जेक्ट said to be in यूनिफॉर्म स्पीड, तब आपकी ऑब्जेक्ट किस स्पीड में कहलाएगी? यूनिफॉर्म स्पीड में कहलाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या देंगे? एग्जाम्पल क्या देंगे भाई साहब? एग्जाम्पल से पहले इसको थोड़ा सा ऐसे करके समझते हैं। जैसे मान लिया ये कोई एक डिस्टेंस है, मान लिया कोई दो सिटीज़ हैं, एक ये सिटी है ए और एक ये सिटी है बी। दो सिटीज़ हैं ए और बी और दोनों के बीच का बच्चों जो डिस्टेंस है, मान लिया मैंने 100 किलोमीटर है। कितना है भाई साहब? 100 किलोमीटर है। अब इस 100 किलोमीटर को हम क्या कर लें? डिवाइड कर लें यहाँ पे कितने, उसमें 5 या 4 में कर लेते हैं भाई साहब। 4 मीन्स ये आपका हो गया, यहाँ पे एक ये है और ये मीन्स यहाँ पे मीन्स इतना जो है कंप्लीट हो गया। ये 25 जीरो से शुरू करेंगे। यहाँ पे एक ये लगा हुआ है जो देखा होगा रोड में लगा होता है, जिसमें लिखा होता है अभी इतना डिस्टेंस बचा है, इतना डिस्टेंस हो गया, चल के आगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ये 50 हो गया भाई साहब, फिर 75 हो गया, 75 हो गया। अब ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से 0 से शुरू किया मैंने, इतना डिस्टेंस कवर्ड कर लिया 10 मिनट में। 10 मिनट में कैसे होगा सर? 20 मिनट में। 20 मिनट में कवर्ड किया कितना? 25 किलोमीटर मैंने कवर्ड कर लिया, 25 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट 25 किलोमीटर फिर मैंने 20 मिनट में ही कवर्ड किया। फिर नेक्स्ट जो डिस्टेंस है 20 मिनट में ही कवर्ड किया। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसको भी 20 मिनट में ही कवर्ड किया। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो इक्वल डिस्टेंसेस हैं इनको हम इक्वल टाइम इंटरवल्स में कवर्ड कर रहे हैं। जो स्पीड यहाँ पे हमें मिलेगी वही स्पीड क्या कहलाएगी भाई साहब? यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड किया जा रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। 25 किलोमीटर, फर्स्ट 25 किलोमीटर 20 मिनट में, सेकेंड 25 किलोमीटर 20 मिनट में, थर्ड 25 किलोमीटर 20 मिनट में, नेक्स्ट लास्ट 25 किलोमीटर वो भी 20 मिनट में। तो डिस्टेंस भी इक्वल है, साथ ही साथ जो टाइम इंटरवल वो भी क्या है? सेम है। ठीक है, जब दोनों चीज़ें यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, तब हम क्या बोलेंगे भाई साहब? यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, नोट हो गया? चलिए मिटा दें। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे हेडिंग लगने वाली है वो है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से क्या समझते हैं आप बच्चों? अ बॉडी या एन ऑब्जेक्ट is said to be in
नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये हम लिख सकते हैं स्पीड, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन और स्पीड इफ it covers unequal distance in equal time interval, ठीक है। An object is said to be in non-uniform motion or speed if it covers unequal distance in equal time interval। अब किसी किसी डिफिनेशन में भी होता है कि इफ कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, मीन्स दोनों चीजें ही क्या है, अनइक्वल है, सेम नहीं है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में क्या मिलेगा, मुझे नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखने को मिलेगा। जैसे मान लिया कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से ए से चलना स्टार्ट हुआ, ए से बी पे आ गया और ये डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। टाइम यहाँ पे जो लगा वो कितना लग गया भाई, 25 मिनट लग गया। कितना लग गया, 25 मिनट। फिर बी से जो है कोई ऑब्जेक्ट आया, अब ये डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। कितना है, 30 किलोमीटर। अभी यहाँ पे जो टाइम है वो कितना लग रहा है, 15 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है, 15 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि डिस्टेंस भी अनइक्वल है और टाइम भी अनइक्वल है, ठीक है। दोनों चीजें ही यहाँ पे अनइक्वल हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो ये स्पीड है वो क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। या अगर दूसरा हम ये कहें बच्चों कि ए से कोई ऑब्जेक्ट बी पर आ गई और इसकी डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। टाइम क्या है भाई साहब, यहाँ पे 15 मिनट ही है, ओके। नेक्स्ट बी से हम आ गए यहाँ पे और बी और सी के बीच की जो दूरी है बच्चों वो कितनी है, 25 किलोमीटर। बट टाइम क्या है, 15 मिनट ही है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल हो रहा है बट टाइम जो है वो क्या है, इक्वल है। बट ओवरऑल अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो ये भी क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। क्यों कहलाएगा बच्चों, क्योंकि 15 मिनट में 15 किलोमीटर मीन्स यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या है, 1 किलोमीटर पर मिनट। अगर हम यहाँ पे देखें 15 मिनट में 25 किलोमीटर मीन्स यहाँ पे स्पीड क्या हो गई बच्चों, ज़्यादा हो गई। क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। क्या हो गई भाई साहब, यहाँ पे स्पीड बढ़ गई है, तभी 15 मिनट में 25 किलोमीटर कवर कर रहा है। यहाँ पे क्या था, 15 मिनट में 15 ही किलोमीटर। तो दोनों जगह में स्पीड में वेरिएशन नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल ये आपका क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। तो इस तरह से आप जो है एग्जाम्पल दे करके लिख सकते हैं और समझ सकते हैं खुद, ठीक है। समझ में आ गया भाई साहब, लिख लीजिए। एग्जाम्पल अगर आपको देना है तो ये भी देख सकते हैं भाई, एग्जाम्पल यूनिवर्सल एग्जाम्पल है। क्या है, प्लेनेट्स मूविंग। क्या है बच्चों, प्लेनेट्स मूविंग अराउंड द सन with non-uniform motion, with non-uniform motion। कैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन प्लैनेट से, मीन्स क्या चक्कर है भाई साहब, क्यों करते हैं ऐसा। होता ये है कि सन जो है अपनी एक फोसाई पर फिक्स होता है और जो प्लैनेट्स हैं वो अपने ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे एक फोसाई का मतलब ये हो गया कि ये सेंटर में नहीं होता है, थोड़ा सा मीन्स यहाँ पे इलेप्टिकल मीन्स थोड़ा सा इस साइड। अभी आप पढ़ेंगे 11th में जाएंगे तो केपलर्स लॉज वगैरह है वहाँ पे पढ़ेंगे, केपलर लॉ, तो क्लियर हो जाएगा। अभी बस इतना जानिए कि थोड़ा सा इधर होता है सन जो है यहाँ पे, एकदम सेंटर पे नहीं, ठीक है। अभी क्या होगा बच्चों, जब प्लैनेट्स यहाँ पर है तो डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है। वीक है, इसकी स्पीड क्या है, एकदम स्लो डाउन स्लो डाउन। फिर जैसे जैसे अब इधर आ रही है, इनके जो प्लैनेट्स और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। जब डिस्टेंस कम हो रहा है तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ रहा है। तो उसकी स्पीड में चेंजेस देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, ऐसे फिर ऐसे स्लो 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 स्लो, ऐसे ऐसे फील करो। तो यहाँ पे स्पीड प्लैनेट्स की क्या हो जाती है, स्लो, यहाँ पे स्लो होगी। और जब ये जैसे इधर आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। क्या होगी, हाई, हाई हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो जो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे स्पीड की बात करें प्लैनेट्स की, तो वो क्या है, यूनिफॉर्म है, एक समान नहीं है, ठीक है, मीन्स नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। चलिए इतना कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है इंटेंसिटेनियस स्पीड, तत्क्षणिक चाल। नाम से ही लग रहा होगा, इंटेंसिटेनियस स्पीड, तत्क्षणिक तत्क्षणिक चाल, तत्क्षणिक तत्क्षणिक चाल बच्चों। The ratio of the distance traveled in a very short time interval to the time interval, this speed this speed is called this speed is called in instantaneous speed। ठीक है, ये स्पीड क्या कहलाएगी बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, फार्मूला क्या हो जाएगा, मीन्स v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और ये डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए जो डिस्टेंस है वो क्या है, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल में कवर्ड किया गया डिस्टेंस है, और अपान में जो टाइम है वो भी क्या है, वेरी 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 स्मॉल, लगभग 0 के आसपास। इसलिए यहाँ पे हमने लिमिट लिया है डेल्टा टी टेंस टू 0, मीन्स टाइम जो है वो 0 के समथिंग 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 है, ठीक है, पास में है। ठीक है, तो ऐसे स्पीड को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, मीन तत्क्षणिक चाल। ठीक है, हो गया। चलिए इसको लिख लीजिए, समझ गए होंगे। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, मीन्स वह डिस्टेंस जो बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल में कवर्ड किया गया हो या चला गया हो, टू द टाइम इंटरवल मीन्स अपान में टाइम, दिस स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, मीन्स तत्क्षणिक चाल। ठीक है, फार्मूला कैसे लिखेंगे, v इक्वल लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। वेरी गुड, चलिए लिख लीजिए, मिटा दें भाई साहब, सभी को समझ में आ रहा है, अच्छे से समझिए, जहाँ पे कोई डाउट हो कमेंट कीजिए, डाउट क्लियर किया जाएगा। एवरेज स्पीड डिफाइन करेंगे इसको, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन, total time taken of journey, total time taken of journey is called its average speed। ठीक है, the ratio of total distance covered by a moving object to the total time taken of journey is called its average speed। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जो है ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया, बहुत सारे डिस्टेंस उन्हें अलग अलग टाइम पे कवर्ड किए,
अलग अलग डिफरेंट डिस्टेंस डिफरेंट टाइम इंटरवल में उसने कवर्ड किया। अब एवरेज स्पीड पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, जो डिफर जो डिस्टेंस है उनका सम कर लेंगे अपान में टोटल टाइम जो भी है अलग अलग मीन T1 T2 T3, ठीक है, उनका सम कर लेंगे। मीन्स यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट प्लस SN, मीन्स n डिस्टेंस अगर है तो टाइम क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे S1 डिस्टेंस के लिए T1, S2 डिस्टेंस के लिए T2, S3 के लिए T3 प्लस डॉट SN डिस्टेंस के लिए आपके पास टाइम का हो गया TN। ठीक है बच्चों, ये कर सकते हैं हम, या हम इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं एवरेज डिस्टेंस एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो ये आपका हो गया एवरेज स्पीड। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं वेलोसिटी और उनके जो भी पार्ट्स हैं। वेलोसिटी मीन्स कितने पार्ट्स हैं वेलोसिटी के, मीन्स अरे जनरली यही होता है कि वेलोसिटी हो गया, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वहाँ पे सेम जैसे स्पीड के केसेस में है, फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर उसके बाद एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बनाइए और फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए चालू है, स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी होगा क्या, डिफिनेशन बहुत प्यारा है, आप लोग जानते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट of a moving body with respect to time। ठीक है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपका क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा। वेलोसिटी को हम यहाँ पे अगर फार्मूला के फॉर्म में देखेंगे तो v इक्वल टू आपके पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, या आप लिख सकते हैं ओनली टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसे क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या होगी बच्चों, वेलोसिटी की यूनिट क्या होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो जाएगा अपान में टाइम का सेकंड, या हम इसको लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है बच्चों, ये वेलोसिटी हो गया आपका। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही कहलाएगा आपका वेलोसिटी किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। फार्मूला यहाँ पे देखेंगे v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर v इक्वल टू d बाई टी, वेयर v इज वेलोसिटी, d फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड t टाइम। ठीक है, अब इनमें से कोई भी एक दो क्वांटिटीज दी जाएंगी, आप थर्ड ऑटोमेटिक फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट वेलोसिटी दिया गया, टाइम दिया गया, डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, या अगर आपको टाइम निकालना है तो क्या होगा, t इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से हम जितने भी जो भी पूछा जाएगा निकालने के लिए वो आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए भाई। अब इसके बाद यहाँ पे
हम लोग जानेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस कवर्ड करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल में, तब हम कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म। ठीक है, क्या बोलेंगे? कैसी वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म मीन्स एक समान वेलोसिटी है, एक समान चाल में ऑब्जेक्ट गतिमान है, गति कर रही है। ठीक है बच्चों, चलिए। इफ अ बॉडी ट्रेवल इक्वल distance in a particular direction in equal time interval, in equal time interval, in equal time interval, then the body said to be in uniform velocity, तब वह जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है किस में कहलाएगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अभी यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप लोगों को क्लियर हो गया है, डिफिनेशन आपके पास मिल गया है। क्या होगा यहाँ पे? इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, अगर कोई भी यहाँ पे आपके पास बॉडी है वो क्या कर रही है? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ठीक है भाई, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन मीन्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही दिशा में। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि इधर उधर जिग जैग। ठीक है, जिग जैग नहीं होना चाहिए, जिग जैग होगा तो फिर वहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलेगा नहीं। ठीक है, फिर उसके लिए डिस्प्लेसमेंट अलग से निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या आएगा फिर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे साफ ये इसलिए डिफिनेशन से पता चल रहा है, इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन यहाँ पे मिल रहा है मुझे, मीन्स ये स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल ए टू बी टू सी टू डी। अब ये यहाँ पे देखिए जो डिस्टेंस हो गया है सभी सेम है, और अगर हम टाइम की बात करें तो यहाँ पे टाइम भी देखिए क्या दिया गया है? इक्वल टाइम इंटरवल, मीन्स 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। ठीक है, टाइम भी क्या है भाई? हर जगह सेम है, डिस्टेंस भी जो कवर कर रहा है वो भी क्या है? सेम है। डायरेक्शन क्या मिल रहा है मुझे? पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक तरफ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल रहा है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? जो इस तरह की जो वेलोसिटी है बॉडी की वो क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी, बिल्कुल कहलाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको? यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। अब इसके बाद बच्चों हम लोग करेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा ये जान लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा ये जानेंगे। देखिए इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इफ अ बॉडी moves unequal distance in particular direction in equal interval of time, but its direction of motion does not remain same, then the velocity of body is said to be non-uniform velocity। क्या समझ में आया? If a body moves unequal distance in particular direction in equal interval of times। ठीक है, यहाँ तक की कहानी देखिए समझ में आ गई। फिर आगे, बट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट रिमेन द सेम, लेकिन
जो मोशन की डायरेक्शन है वो क्या है, सेम नहीं रहती, मीन्स वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है भाई, चेंज हो रही है। जो मोशन का डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। ठीक है, अब चेंज हो रहा है तब इस तरह की जो वेलोसिटी है वो क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। अब इसके लिए एग्जांपल अगर हम यहाँ पे आपको बताएं तो जैसे मान लिया कोई आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सर्कुलर पाथ बन गया भाई। अब इस सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है भाई, मूव कर रहा है, मीन्स सर्कुलर मोशन में है। अब देखिए जब ये सर्कुलर मोशन में है, ठीक है भाई, सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, तब क्या होगा, अभी यहाँ पे देखिए स्पीड जो है इस ऑब्जेक्ट की, जो आपके पास ऑब्जेक्ट है ओ, या ऑब्जेक्ट का नाम हम यहाँ पे ले लें ए, ठीक है, ये जो ए ऑब्जेक्ट है इसकी स्पीड क्या है भाई, स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। अब ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, अभी यहाँ पे एट दिस पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मोशन कुछ मुझे इस तरह से मिलेगा, और यही ऑब्जेक्ट जब इस सर्कुलर पाथ पे यहाँ पे आ गया तो अब जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा। फिर यही ऑब्जेक्ट आपका इस सर्कुलर पाथ पे यहाँ पे आ गया है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन देखिए फिर से चेंज हो गया। ऑब्जेक्ट इसी पाथ पे अब यहाँ पे आ गया है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन देखिए फिर से चेंज हो गया। तो इस सर्कुलर पाथ पे हर एक पॉइंट पर, हर एक बिंदु पर जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो क्या हो जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो जा रहा है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है मोशन का, मीन्स वेलोसिटी चेंज हो जा रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है भाई, वेलोसिटी चेंज हो जा रही है। वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है, डायरेक्शंस के चेंज होने से वेलोसिटी भी चेंज हो जा रही है। हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शंस के चेंज होने से वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा है। देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये इसमें क्या हो रहा है, चेंज मिल रहा है मुझे, बिल्कुल मिल रहा है। जब इसमें मुझे चेंज मिल रहा है, किस में मिल रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन में, तब क्या होगा, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है इसमें भी मुझे क्या देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी डज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है भाई, तो वही चीज़ यहाँ पे, इफ़ अ बॉडी मूव्स अनइक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस मूव कर रहा है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, बट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट रिमेन्स सेम, देन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, मिटा दिया जाए। ओके, डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी में चेंज मिलेगा, और जब वेलोसिटी में चेंज मिलेगा तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन में भी मुझे चेंज मिलेगी। हम कह सकते हैं एक्सीलरेटेड मोशन, क्या बोलेंगे, एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी जान लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, कोई बताइए भाई, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होगा हम यहाँ पे जानते हैं, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ये क्या आ जाएगा आपके पास, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, कोई दिक्कत, अरे यहाँ पे देखिए समझिए भाई, जैसे मान लिया
ए से हम कहाँ पे आ गए, बी पर आ गए। आगे ये कितना है डिस्टेंस ए से बी का, ए से बी का डिस्टेंस बताइए 20 मीटर। 20 मीटर मैंने मान लिया। ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 10 सेकेंड लगता है। 10 सेकेंड बहुत कम हो गया, मान लिया 10 सेकेंड। 10 सेकेंड दौड़ कर जाता है, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, ठीक है। फिर बी से हमने क्या किया, इधर आ गए, यहाँ पर कहाँ पे आ गए, बी से हम किधर आ गए भाई, ये आपका बी था। बी से हमने फिर किधर आ गए, यहाँ पे सी पर, किधर आ गए, सी पर आ गए। ये बी था, बी सी पर आ गए, इसी पाथ पे वापस। कितना आए वापस, 10 मीटर आए। कितने समय में आए, कितने समय में आए भाई, यहाँ पे 5, हम मान ले रहे भाई कितना, कितने समय में, इन 5 सेकेंड में। कितने समय सेकेंड में आ गए भाई, 5 सेकेंड में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या मिल रहा है, अब फाइनल पॉइंट ये है ना सी, और ये क्या इनिशियल, तो कितना मिल जाएगा मुझे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मुझे सिर्फ इतना मिलेगा, कितना मिलेगा, ये वाला मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल आपका बच्चों क्या है, ए है, फाइनल क्या है बच्चों, सी है। तो इसके बीच की जो दूरी है वही क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। तो यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू को रखने जा रहे हैं, आपके पास आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कितना होगा, ए बी माइनस बी सी करेंगे, ए बी माइनस बी सी अपान में क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल टाइम टेकन मीन्स 10, ये जो आपका ये T1 है, ये क्या है बच्चों, T1 है, ये T1 है, और ये वाला टाइम क्या है बच्चों, T2 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, T1 प्लस T2, वैल्यू को पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, ए बी कितना है 20 मीटर माइनस 10 मीटर अपान में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन मीन्स T1 प्लस T2, 10 प्लस 5, 10 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड, ओके। तो V एवरेज इक्वल टू 10 मीटर अपान में बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 सेकेंड। ये सॉल्व होगा, कितना आ जाएगा, V एवरेज इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे 2/3 मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये आ गया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, 2/3। डेसिमल में करना है, डेसिमल में कर लीजिए, V एवरेज इक्वल टू 3 से 20 को मीन 0.6, अच्छा फिर से मिल गया 20 मीन 20 मिलेगा 20, फिर 6, ऐसे चलता रहेगा बच्चों मीटर पर सेकेंड, या हम इसको लिख सकते हैं VAV इक्वल टू 0.67 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, समझ में आ गया, सभी लोगों को समझ में आया, चलिए नोट कर लीजिए, हो गया है, मिटा दिया जाए। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस, ठीक है। वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है ये करते हैं। तो एक तरफ हम कर लेंगे यहाँ पे स्पीड, और दूसरी तरफ लिख लेंगे यहाँ पे वेलोसिटी, क्या कर लेंगे, वेलोसिटी, ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्पीड में क्या लिखेंगे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इसके फर्स्ट में क्या आ जाएगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, वेलोसिटी क्या होगा भाई, वेक्टर क्वांटिटी होगा, सभी लोगों को पता है, ठीक है।
क्योंकि स्पीड के टर्म में डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर है। वेलोसिटी के टर्म में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है। ठीक है, स्पीड डज नॉट टेल अस द डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, स्पीड मुझे डायरेक्शन नहीं बताती। किसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन, MODION, मोशन, मोशन की डायरेक्शन को कौन नहीं बताता बच्चों, स्पीड नहीं बताता। जबकि वेलोसिटी क्या करता है, वेलोसिटी जो है मोशन की डायरेक्शन को बताता है। क्या बताता है कि आपकी जो गाड़ी है किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, यही बताएगा ना। चलिए, द वेलोसिटी टेल अस द स्पीड as well as the direction of motion। ठीक है बच्चों, जो वेलोसिटी है वो स्पीड भी बताएगा, साथ ही साथ क्या बताएगा, मोशन का डायरेक्शन भी बताएगा। समझ में आ रही बात। जबकि स्पीड क्या करेगा, स्पीड जो है स्पीड ही बताएगी, किस स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, बट उसके पास कोई भी डायरेक्शन का सेंस नहीं है कि आपका जो मतलब किस डायरेक्शन में जाएगी, चले मीन्स मोशन किस डायरेक्शन में मिल रहा है। जबकि वेलोसिटी क्या करता है, वेलोसिटी किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी बताएगा और साथ ही साथ डायरेक्शन को भी बताएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, आफ्टर वन राउंड in a circular path the average speed does not zero। ठीक है, क्या होगा भाई, स्पीड जो है सर्कुलर पाथ पे अगर हम एवरेज स्पीड निकाल लें तो क्या होगा, वो जीरो नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए थर्ड इसमें क्या हो जाएगा, आफ्टर कंप्लीटिंग each round on the circular path the average velocity should be zero, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। आफ्टर कंप्लीटिंग each राउंड ऑन द सर्कुलर पाथ द एवरेज वेलोसिटी शुड बी जीरो। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जहाँ से चलेंगे वहीं पे आके रुकेंगे तो एक कंप्लीट पूरा होगा, एक रिवॉल्यूशन पूरा होगा। फिर हम जानते हैं जब वेलोसिटी निकालना होता है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ में आ रही बात। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई गैपिंग ही नहीं है, मीन्स जीरो। जब जीरो हो गया तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई बच्चों, यहाँ पे जीरो। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिटा दिया जाए। चलिए अब इसके बाद जानते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होगा, देखिए एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, विद टाइम। एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। दैट इज A इक्वल टू change in velocity upon time, means A equal to dv upon dt। क्या लिख सकते हैं, A equal to dv upon dt। ठीक है, यही आपका क्या कहलाएगा, एक्सीलरेशन कहलाएगा। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं A इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद
अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का क्या होगा भाई, मीटर पर सेकेंड, टाइम का क्या होगा, सेकेंड होगा, मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं मीटर सेकेंड पावर -2। ये आ गया, ये आपका यूनिट हो गया। एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है, सिंपल है। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है, जो मुझे वेलोसिटी में चेंज मिलेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, बाकी इसका फार्मूला लिखना है, इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम मीन्स इक्वल टू dv अपॉन dt, मीन्स आप लिख सकते हैं a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, वेयर v इज अ फाइनल वेलोसिटी एंड u इज अ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो v है, v आपका हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी एंड u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, टी जानते ही हैं आप, टी फॉर टाइम। चलिए नोट कर लीजिए। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे हम कुछ चीज़ें और जानेंगे। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के कारण एक्सीलरेशन मीन्स त्वरण क्या होगा, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, कोई भी, जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी क्या हो, उसको ऐसे क्या किया जाए, मीन्स फ्रीली छोड़ दिया जाए, ये छोड़ दिया जाए या गिराया जाए, फ्रीली क्या किया जाए, गिराया जाए। द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल अर्थ अट्रैक्शन इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, हम जानते हैं कि अर्थ की ये प्रॉपर्टीज है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को वो क्या करती है, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती, मीन्स पुल करती है, खींचती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ग्रेविटेशनल एक्सिल अट्रैक्शन है, मीन्स जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, ठीक है, जो उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो फील कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो फ्रीली गिर रही है उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नोट फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ स्मॉल g डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉडी। ठीक है, जो यहाँ पे g है, मीन जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, ये बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अगर बॉडी का मास बहुत ही कम है तब भी कोई मतलब नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है तब भी g मतलब इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो वैल्यू है g की, ये क्या मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सिंपल सा। चलिए सेकेंड पॉइंट, ऑन द अर्थ सरफेस वैल्यू ऑफ स्मॉल g इज मैक्सिमम। कहाँ पे मैक्सिमम होगा, जो g है, g का मान कहाँ पे मैक्सिमम होगा, अर्थ सरफेस पर, पोल पे जो है g का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, सिंपल। देखिए अर्थ जो पोल है, अर्थ पे जो पोल है दो, ठीक है, वहाँ पे g की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, एंड मिनिमम एट इक्वेटर, और सबसे कम कहाँ पे होगा, g की वैल्यू सबसे कम कहाँ पे होगा, इक्वेटर पे कम होगा और पोल पे ज़्यादा होगा। ठीक है,
चलिए, और यहाँ पे थर्ड पॉइंट, वैल्यू ऑफ जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट थे, समझ में आ गया। अच्छा, अभी यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ चलेंगे, देखिए जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे, पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे, तो जी की वैल्यू में क्या मिलेगा, मीन्स जी की वैल्यू मुझे कम होती हुई मिलेगी, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, डिक्रीज होने लगेगा। और जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, क्या होगी, जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। और पोल से जब इक्वेटर की तरफ आएंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। यहाँ पे ये जो जी की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी और यहाँ पे जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। समझ में आ गया। चलिए ठीक, अब इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए डार्ट वीडियो के साथ। मिलते हैं इस चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, सारे न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।